the termination of pregnancy. But the thing was that कि वो लोग कह रहे थे कि they want to continue the pregnancy चाहे कुछ भी हो, at least they want to give birth to the baby क्योंकि हाँ उनकी फैमिली में strong infertility की हिस्ट्री है. ये तो सर हम इस प्रेगनेंसी को कब तक चलाएंगे जब अगर हम उन्हें एंटीनेटल मॉनिटरिंग पे भी रखें तो? जब तक चले, आप डोंट इंटरवीन और इंटरफेयर. तो ये चूंकि आपकी मर्जी के खिलाफ है, तो आपने कहा टर्मिनेट करो, उन्होंने कहा नहीं करना, कंटिन्यू करना, तो लेट देम कंटिन्यू जब तक. जब वो लेबर में जाए उस वक्त फैसला कीजिए कि फॉर एनी रीज़न कि वो वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, फिर उसको कहें जी अब तो सेक्शन होगा. तो अगर वो कहते नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल कर दीजिए. बच्चा सरवाइव करता है नहीं करता है ये उनकी स्वाबदीद है, उनकी मर्जी है. मतलब मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से दे दूं, अगर बच्चा नॉर्मल है, आप इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको कहते हो कि टर्मिनेट करो, इट्स नॉट ए गुड बेबी, इट्स नॉट गोइंग टू लिव और समथिंग एबनॉर्मल, वो पेशेंट को काउंसल करना है आपने. मानना ना मानना उसकी मर्जी है. जब माने फिर हाउ टू टर्मिनेट दैट डिपेंड्स अपॉन जेस्टेशन पीरियड, द बेबी एंड सो मेनी थिंग्स. लेकिन आपने अगर एबनॉर्मल बेबी है नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, उसको बैठ के मियाँ बीवी को काउंसल करना है. अगर वो मान जाए तो फिर उस स्टेज ऑफ जेस्टेशन पे जिस तरह से हो सके वो बताना है. इवन हिस्टेरोटमी सेक्शन इज ऑन. तो लेकिन अगर वो नहीं मानते, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करे, ये उनकी मर्जी है. और जब लेबर शुरू हो तो फिर उसको कहें कि जी ये अब देख लीजिए आपकी मर्जी के मुताबिक चले हम. आप इसको तो सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवर कर सकते हैं या नॉर्मल हो सकती है, जो भी है उसको काउंसलिंग उस वक्त कर दीजिए और उसके मुताबिक फिर वो आप आगे. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर मैंने ये पूछना था कि जो पायोमेट्रा होता है उस पायोमेट्रा के अंदर हम ये सस्पेक्ट कर रहे होते हैं ओल्ड एज वुमेन में कि कार्सिनोमा भी हो सकता है, जबकि सर पायोमेट्रा की ट्रीटमेंट ये है कि हम इनसे ड्रेनेज सर्वाइकल डायलिटेशन करें और ड्रेन कर लें हम जो पसी मटेरियल है. तो सर हम जब उसकी सैम्पलिंग भेजेंगे तो वो कितने टाइम के बाद भेजेंगे? ना, तो वो ऐसा करे ना कि आज का तो सक्शन डीएनसी है, सिर्फ डायलिटेशन ना कीजिए, सक्शन कर दीजिए, वो पायोमीटर मोस्ट ऑफ इट विल कम आउट. तो उसके बाद लफ्स इम्पोर्टेंट है जेंटल. जेंटल उसकी डीएनसी भी कीजिए. हो सकता है कुछ नेक्रोटिक मटेरियल, कुछ वायब मटेरियल उसमें आ जाए तो आपको दोबारा ना करना पड़े. एक तो ये, तो अल्लाह करे कि उसी से आपके फाइनल डायग्नोसिस हो जाए और दोबारा ना करना पड़े. लेकिन अगर वो सारा नेक्रोटिक मटेरियल है, इसलिए नहीं फौरी करते कि जो मैटर आता है साथ वो नेक्रोसिस होता है, नेक्रोटिक मटेरियल होता है. तो फिर उसका आप कम से कम 4 to 6 वीक्स लेटर जाइए और जाके फिर उसकी डीएनसी कीजिए और जो भी है उसका फाइनल डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाइए. तो सर जब हम उसके 4 to 6 वीक्स के बाद बायोप्सी लेंगे तो मेथड ऑफ बायोप्सी क्या होगा हमारा प्रेफरेबल? क्योंकि इस में पेशेंट में सर जब इसने अल्ट्रासाउंड कराया था पायोमेट्रा के साथ तो उसमें सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब देने. जब आपसे पूछा जाए कि यू आर सस्पेक्टिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग ए बायोप्सी, योर फर्स्ट आंसर विल बी हिस्टोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी, because that is the one which is nearly 100%. नियरली मैंने बोला, वो भी 100 नहीं. लेकिन ब्लाइंड डीएनसी जो है वो उसका कोई 75 to 80% है. पिपल तो बहुत ही कम है उसका डायग्नोसिस. सो व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग कैंसर, आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मेथड ऑफ बायोप्सी, आप हमेशा नंबर 1 बोलेंगे हिस्टोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी. हिस्टोस्कोपी तो ऑफिस हिस्टोस्कोपी भी होती है जिसमें एनेस्थीसिया जरूरी नहीं होता. तो इसलिए आपने पहला बोलना है. अगर मैडम कहे कि हिस्टोस्कोपी का मतलब एनेस्थीसिया दोगे, तो मैडम आजकल तो हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी और एंड हिस्टोस्कोपी इज ऑफिस प्रोसीजर, इट कैन बी डन विदाउट एनेस्थीसिया.
अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कैसे हैं सर? सर एक सवाल पूछ लूं? ना ना, बिल्कुल ना पूछो, जरूर पूछो बाबा, क्यों नहीं। थैंक यू सर। सर एक पेशेंट थी, पैरा 8 थी, 65 ईयर ओल्ड थी, विडो थी 20 ईयर से, और लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपिटाइट की भी हिस्ट्री दे रही थी सर। उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी, 3 ईयर से उसको डिस्चार्ज था, पर जनरल डिस्चार्ज। उसके लिए एक पैड डेली यूज करती थी। उसके बाद फिर उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उसके साथ डिस्चार्ज के ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो गया, जो कि 1 मंथ की कंप्लेन कर रही थी हाँ, सर। जब उसका स्पेकुलम किया तो उसकी विजाइनल वाल्व फ्री थी और सर्विक्स उसकी अनहेल्दी थी और ब्लीड टू टच थी, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं थी ऊपर। जब बायमैनुअल किया तो 14 वीक साइज की यूट्रस थी, एंटीवर्टेड मोबाइल थी, नॉन टेंडर थी, माइल्ड सी टेंडर थी, और उसके फर्नेसिस जो हैं वो क्लियर थे। सर हम इसको किस तरह कैटेगराइज करेंगे? आज पहले इस पहली बात तो ये है, is a patient who has come truly, as you said, purulent vaginal discharge for few months और हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री के लॉस ऑफ वेट वगैरह। अब उसका अल्ट्रासाउंड जो है वो बताता है, पहले तो अल्ट्रासाउंड करेंगे ना। अल्ट्रासाउंड बताता है कि यूट्रस का साइज 14 वीक्स है। वो ये भी बताएगा कैविटी एम्प्टी है, एंडोमेट्रियम कैसी है कैसी नहीं है। पर्टिकुलरली उसका अब्डोमिनल भी कीजिए, टीवीएस भी कीजिए, तो ट्रांसवेजाइनल भी कीजिए। जब वो बता दें कि कैविटी कैसी है तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। अभी पायामीटर की बात हुई, अगर वो पायामीटर है तो उसको ड्रेन करके फिर फॉरेन नहीं कुछ मटेरियल टिश्यू मिलता तो 4-6 हफ्ते बाद अगर मिल जाए तो उसी वक्त डायग्नोसिस हो जाएगा। तो फिर वो ये कि ये 14 वीक्स का साइज उसका हो गया, पॉसिबली पायामीट्रा या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी होंगे, वो नलीपस टाइप है। तो जो भी है उसके मुताबिक आप प्रोसीड करेंगे। सर डायबिटिक भी वो थी 10 ईयर से। हाँ, तो वो दैट गोज मोर इन फेवर ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो सर हम इसको क्लिनिकली कैसे कैटेगराइज करेंगे? मतलब फर्स्ट पे हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रखेंगे, सेकंड पे सर? जी आप ये कहिए, शी इज डायबिटिक, शी इज नलीप्रस, शी इज पोस्ट मेनोपॉजल। सर नलीपेरस नहीं, पैरा 8 है, वो 65 ईयर है। अच्छा, और तो फिर उसको हम पहला डायग्नोसिस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करेंगे, क्योंकि आपने बोला भी है कि ब्लीड्स टू टच और वगैरह वगैरह। जी सर। तो वो इंसिडेंटल है, कार्सिनोमा सर्विक्स की वजह से यूट्रस एनलार्ज नहीं है, वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है कि इट कुड बी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स और इट कुड बी पायामीटर और एनीथिंग। चलें, 9:05 होने वाले हैं। आज की हिस्ट्री आप में से किसने प्रेजेंट करनी है? सर मैंने प्रेजेंट करनी है। डॉक्टर सबीन फ्रॉम कराची। कौन से अस्पताल से? सर जिना हॉस्पिटल। JPMC। जी फरमाइए। Sir, my patient named Hanifa, 25 years of age, married to Mr. Zahoor, educated up to 5th class, housewife, resident of Kurangi. She is married for 9 years, gravida 5, para 5 plus 0, 3 alive issue, 2 early neonatal deaths due to twin pregnancy, which was 3 years back, and last delivery was also 3 years back. All spontaneous vaginal deliveries. Last menstrual period was the patient was not sure of dates, and she was also unable to correlate by any Islamic or social event. Although she is at 7 month of pregnancy, according to her. She is admitted through the emergency department of Jinnah Hospital with history of 7 months of gestational amenorrhea and complaint of raised blood pressure for 15 days and decreased amount of liquor around the baby, diagnosed 2 days back for the workup and feto-maternal surveillance. Sir, my patient conceived spontaneously in her regular menstrual cycles and confirmed her pregnancy by urinary pregnancy test done at home, the date of which is not known to my patient, and later on confirmed her pregnancy by ultrasound done at a private clinic, which showed a single alive intrauterine pregnancy, and my patient cannot correlate with the calendar month. She did not consulted any doctor, neither any history of check of blood pressure, blood or urine investigations.
No history of excessive nausea, vomiting, fever, flu rash, vaginal discharge, bleeding, or any urinary complaint. She felt fetal movement in the fifth month of pregnancy and they are satisfactory up till now. She consulted a doctor at a private clinic who advised her calcium and iron, which she did not took regularly due to complaint of heartburn. And on the next visit to the same doctor, the doctor changed her iron and calcium preparations, but she did not follow the advice of doctor. Her ultrasound was also done at fifth month of pregnancy, which was satisfactory. No gross fetal anomaly, placenta was not low-lying, and liquor was adequate. No history of check of blood pressure, headache, blurring of vision, or epigastric pain. Her fasting blood glucose or oral glucose tolerance test was not done, although no history of excessive eating, drinking of water, or excessive urination. No history of lethargy, easy fatigability, or difficulty in performing household activity. Her perception of fetal movement is satisfactory up till now. 15 days back, she experienced headache, for which she went to her doctor, who checked her blood pressure and was found to be raised. The doctor advised her rest and a yellow colored tablet, which she is taking 3 times a day up till now. Exact blood pressure reading and name and dose of the tablet is not known to my patient. 2 days back, she again developed headache and epigastric pain. So she visited private clinic where her blood pressure was found to be raised and doctor injected her 4 syringes of intravenous injection. But the name of the injection is not known to my patient, although no history of urinary catheterization. Her ultrasound was also done, which showed decreased amount of liquor around the baby. Although no history of sudden gush of fluid from vagina or anomalous baby. As she was complaining of headache and epigastric pain, it has now resolved upon taking medicines and her blood pressure has also normalized, but no history of blurring of vision, shortness of breath, decreased urinary output, sudden swelling of hands and feet, abdominal pain or vaginal bleeding, fits, jaundice, right upper quadrant pain, blood stained urine or blood from any orifice of the body. There is no history of loin pain, decreased urination, chest pain, shortness of breath, fainting attack on change of posture, heat or cold intolerance, tremors or palpitations, muscle pain or paralysis, photosensitivity, oral ulcers or joint pain. No history of itching on the palms and sole or jaundice. There is no history of low fruit intake prior to the pregnancy, daily vigorous exercise, and patient and her husband are non-smoker, non-addict, no history of small for gestational age in herself or her husband. For the above mentioned complaint, the doctor referred her to Jinnah Hospital where her blood pressure was checked and was found to be raised. The doctor gave her oral and injectable medications. Her blood pressure normalized and DEXA for fetal lung maturity also given. Her fetal heart sounds were auscultated and were normal. Blood and urine investigations were sent, although no history of 24 hours collection of urine. Patient is not aware about the reports. The date of ultrasound has been taken. Regarding her obstetrical history, she is para 5 plus 0, have 3 alive issues, 2 sons and 1 daughter. All her pregnancies were spontaneous conceptions. In the first 3 pregnancies, she delivered a live baby of average weight at term via spontaneous vaginal delivery at a private clinic. No history of antenatal, intrapartum, or postpartum complication. Her fourth pregnancy was a twin pregnancy, which ended up in spontaneous vaginal delivery at 7 months of pregnancy due to preterm pre-labor rupture of membranes. Babies had weak cry and low birth weight and expired in an hour of birth. No history of vaginal discharge, urinary infection, coitus, or trauma prior to the gush of fluid.
No history of meconium staining of liquor, cord around the fetal neck, or gross fetal anomaly. There is no history of raised blood pressure, small for gestational age, or stillbirth in previous pregnancies. Regarding gynae history, she had her menarche at the age of 13 years, and since then she has regular menstrual cycle of 5 by 28 days. ये There is no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual bleeding, or postcoital bleeding. Regarding her medical history, there is no history of diabetes, hypertension, asthma, tuberculosis in गुड, herself. फिजिकल एग्जामिनेशन पे आ जाए, हिस्ट्री छोड़ दी। Sir, a young lady, very cooperative, sitting comfortably on the couch, oriented with time, place, and person, and having body mass index of 21 kilogram per meter square, and having blood pressure of 130 by 80 millimeters of mercury, and respiratory rate of 18 breaths per minute, pulse of 82 beats per minute, regular normal volume, and she has temperature of 98 degree Fahrenheit at the time of examination. There is no paler jaundice, cyanosis, clubbing, chorionicea, orodental hygiene is satisfactory, accessible lymph nodes are not palpable, and thyroid is not enlarged, and there is no pedal, pretibial, sacral, or abdominal wall edema, and her ankle reflexes are normal. Sir, on breast examination, bilaterally breasts are normal looking with no mass or tenderness palpable. On respiratory examination, bilaterally normal vesicular breathing with no added sounds. टर्मिनल बताइए। Sir, on abdominal examination, abdomen is protuberant, consistent with the pregnancy, and there are no prominent vein, pulsation, or scar marks, although linea nigra and striae gravidarum of pregnancy are present. On hernial orifices were intact on the cuff impulse, and on superficial palpation, abdomen was non-tender, and on bimanual examination, symphyzofundal height was 28 centimeter, lie was longitudinal, presentation was cephalic, amount of liquor seems to be adequate, and estimated fetal weight was around 800 grams to 1.3 kgs, and fetal heart sounds were positive on auscultation. एक चलें, ये इसकी वेरी ब्रीफ समरी बताइए। Sir, 25 years, 25 years aged, gravida 5, para 5 plus 0, all SVDs, last menstrual period not sure of dates, and at 7 months of gestational amenorrhea, with raised blood pressure for 15 days and decreased amount of liquor around the baby, diagnosed 2 days back, admitted at hospital for workup and fetal-maternal surveillance. Her blood pressure is controlled on medications, and there are no associated prodromal signs and symptoms of preeclampsia, and all the investigations are found to be normal. And on abdominal examination, symphyzofundal height is 28 centimeter, lie is longitudinal, presentation is cephalic. चलें, खत्म हो गया। पहले मैं आपकी हिस्ट्री थोड़ा सा क्रिटिसिज्म बता दूं। जी सर। गुड हिस्ट्री, जनरली गुड हिस्ट्री। तो लेकिन आपके जब आप हिस्ट्री मुकम्मल कर लें तो बेसिकली आप 2, 3 या 1 जितनी भी प्रॉब्लम्स हों उनको आइडेंटिफाई करते हैं आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री, फिर देन यू गो बैक इफ नीड बी टू डायलेट अपॉन दोज 2-3 थिंग्स। तो आपके पहले पेशेंट का जो प्रॉब्लम आपने बताया अनश्योर ऑफ डेट्स बताया, और दूसरा आपने जो प्रॉब्लम बताया कि शी हैड हेडेक एंड nausea, vomiting perhaps, or which was diagnosed as hypertension. और तीसरा आपने मुझे बताया कि उसका अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है और 28 सेंटीमीटर अब जो प्रेजेंट फाइंडिंग्स हैं, ये 3 बातें आपने मुझे बताई। अनश्योर ऑफ डेट्स, देन कंप्लेंट ऑफ हेडेक एंड एपिगेसिव पेन, और
देखने में लाइकर थोड़ा लगता है, बट लॉन्गिट्यूडनल लाई और आपके ख्याल में कि 28 वीक्स पे वो है, ये है। तो थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपकी हिस्ट्री को। तो लेकिन जो मुझे बताया गया था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉट अनश्योर ऑफ डेट्स, बल्कि IUGR और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, ये प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। जी अरूबा ने सर इसका जब अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, जो इसमें जिसमें इसको डिक्रीज अमाउंट ऑफ लाइकर बताई थी, तो उसमें जो है वो इसने पेशेंट ने तो ये इंटरप्रीट किया था, जब हम लोगों ने इसको स्कैन को देखा तो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर शोड रेज्ड SD रेशो विद इंटरमिटेंट डिक्रीज्ड एंड एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो फिर आपने कही नहीं हिस्ट्री में। सर ये एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग थी ना, और ना वो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग आपने, जब मैंने कहा ना समरी बोलो, तो जी सर। आपने इन्वेस्टिगेशन पहले बोल दी, फिजिकल एग्जामिनेशन बाद में बोला। ये मेरा एक कमेंट था जो मैं बात में करने वाला था। अगर इन्वेस्टिगेशन इस तरह रेलेवेंट हुई है और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उसका डॉक्टर हुआ और उसमें ये फाइंडिंग्स हैं, तो वो फिर तो हर सारी बात को ही ओवर रूल कर जाता है वो एक डॉक्टर की फाइंडिंग कि फिर हमें क्या करना चाहिए। वो डिसाइड करता है हमने क्या करना है, वो डिसाइड करता है। वो मैं जब डिस्कस करूँगा स्मॉल फॉर जस्टिस उसकी डिटेल में जाएंगे। लेकिन आपके इसी में फिर अगर वो इतनी प्रोमिनेंट फाइंडिंग है कि उसका डॉपलर हुआ और ये फाइंडिंग है, इसको बड़ा क्लियरली आपको मैंने चांस ही नहीं दिया वो डॉक्टर बताने का, और आपने बताया नहीं। वेयरएज वही एक डिसाइडिंग फैक्टर है इन द मैनेजमेंट ऑफ द होल पेशेंट। तो इसलिए ज़रा ये एहतियात से काम लीजिए। जो आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर बताइए, चाहे इंटरप्ट करके बताना कि मैडम इसका डॉपलर हुआ है वो मैंने नहीं बताया, सुन लीजिए, इस तरह से। क्योंकि वो डॉपलर ही तो सारा फैसला कर लेता है, ऐसी रेशो आपने बताई और वगैरह। तो अब हमने क्या करना है, वो डॉपलर ने करना है जो भी करना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप ये सीख लीजिए। बड़ी डिटेल में बड़ी अच्छी हिस्ट्री बोली आपने, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो उनको ज़रा हाईलाइट करना, ये आदत बना लीजिए, ऐसा ऐसा बन जाती है ये आदत। चलें, ये पेशेंट है आपकी, तो अब अनश्योर ऑफ डेट्स है और ओलिगोहाइड्रामियोस है, और आप क्लिनिकली 28 वीक्स पे और लॉन्गिट्यूडनल लाई है और डॉपलर की ये फाइंडिंग्स। जी बताइए, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? Sir, regarding the management, before starting my management, I would like to get done with another ultrasound scan because sir, नहीं, इसका वो जो का हिस्सा होगा ना फिर। ठीक है sir, I counsel my patient about the diagnosis that she is at 27 weeks of gestational amenorrhea with pregnancy-induced hypertension and mild to moderate placental insufficiency. I will counsel her that it is a very high risk pregnancy due to maternal risk of developing uncontrolled blood pressure, preeclampsia and eclamptic fits, and fetal risk of एक मिनट आहिस्ता चले, आप ही की हेल्प कर रहा हूँ। ये जो आपने एक बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट दाग दी, वो गलत स्टेटमेंट दाग, रॉन्ग। तो यहीं से बात बिगड़ जाती है इम्तिहान। आपने जो स्टेटमेंट दी वो प्लीज दोहरा दीजिए दूसरों के बेनिफिट के लिए, ताकि उनको अंदाजा हो मैंने उसको गलत क्यों कहा है। जी आप फिर बोलिए जो अभी बोला था ना, फिर बोलिए। Sir, I will counsel my patient about the diagnosis that she is at 27 weeks of gestational amenorrhea with pregnancy-induced hypertension and moderate placental insufficiency. I will counsel her that it is a very high-risk pregnancy due to maternal risk of ये पे रुक जाइए ना, आपने ऐसा ही होता है। यहाँ पे
आपने ये फरमा दिया कि ये 28 वीक्स पे हाई प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है इसको, और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है इसको, और इसकी अब हम मैनेजमेंट सोचेंगे। आपने ये कह दिया, नहीं ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। बात सिंपल ये है कि वन, शी इज अनश्योर ऑफ हर डेट्स। आप जो 28 वीक्स बार बार कहे जा रहे हो, तो कि ये 28 वीक्स की प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और वो बच्चा जैसा आपने बोला स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज भी हो सकता है, इसकी वजह से ये। तो अब फौरन हमें जाना चाहिए कि स्मॉल फॉर जेस्टेशन, यहाँ अनश्योर डेट है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज की क्या कॉजेज है। कि बच्चा छोटा नजर आ रहा है जितनी हम प्रिज्यूम करते हैं कि जेस्टेशन एज है, उसकी कॉजेज आप इन्यूमरेट कीजिए, तो 3-4 बड़ी कॉजेज बनती हैं। पहली कॉज तो जैसा आप बार बार कह रहे हो, अनश्योर ऑफ डेट्स। दूसरी कॉज है बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल है। हमारे मुल्क में ये बड़ी कॉमन कॉज है और मल्टीपल रीजन। एक रेशियल फैक्टर भी है, पाकिस्तानी के बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं यूरोपियंस की निस्बत, लेकिन दूसरी कॉजेज भी हैं, डाइटरी है, हाइट ऑफ पेशेंट है वगैरह। तो पहला कि ये जो शी इज़ अनश्योर ऑफ डेट्स, और इस पेशेंट की नंबर 1 कॉज हो सकती है रॉन्ग इन डेट्स। दूसरी वजह हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल। तीसरी जो आपने नहीं कही, और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट वजह है कि एबनॉर्मल बेबी, क्रोमोसोम के हिसाब से वो एबनॉर्मल बेबी है। जरूरी नहीं क्रोमोसोम एनॉर्मली जो है वो अल्ट्रासाउंड पे दिखाई दे, इसलिए वो हमें कहना है लिस्ट में। तीसरी वजह कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल के बाद के क्रोमोसोम के हिसाब से या डेवलपमेंट के हिसाब से एबनॉर्मल बेबी। फिर उसके बाद हम आते हैं एबनॉर्मल बेबी के बाद जो आप कह रही हो IUGR या स्मॉल फॉर जेस्टेशन बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है। पहले हम 3-4 इस तरह से बोलनी है। ठीक है सर, इसमें मुझे ये स्टेटमेंट कंप्लीट इम्पोर्टेंट है। आपने ये हिस्ट्री दी, आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू थिंक इज दिस पेशेंट, आप कहेंगे नंबर 1 शी इज अनश्योर ऑफ डेट्स, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, नंबर 3 ओलिगोहाइड्रेमिस की अपनी कॉज, नंबर 4 क्रोमोसोमल एनॉमलीज ऑफ द बेबी। इस तरह से बोलेंगे, फिर आखिर में जाएंगे हम SGA या IUGR की तरफ, फिर उसकी कॉजेस, चूँकि वो हमारा है डायग्नोसिस, फिर उसको आगे डायलेट करते जाएंगे। तो इसलिए मैं दोहराता हूँ, यहीं पे आप फंबल करते हैं इम्तिहान में। वो आपने कह दिया प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, वो आपके लेगी कि बच्चा क्रोमोसोम एनॉमली है उसको, या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी नहीं कोई और वजह है, तो और आप फिर वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं कि ये तो गलत हो गई बात, और फिर खाम खा की मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस तरह का सिचुएशन जो है आप इस तरह से बोलेंगे। मैं दोहराता हूँ, तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि नंबर 1 आप कहेंगे कि जी शी इज़ अनश्योर ऑफ डेट्स, ओनली दैट कुड बी द कॉज। कि ये डेट्स के हिसाब से ये कह रही है 7वां 8वां महीना है, फिर आपकी हाइट ऑफ फंडस आपने बोली है वो फिट बैठती है कोई 6-7वें महीने, 1-2 महीने की गलती होगी उसको। तो वो नंबर 1 डायग्नोसिस शी कुड बी रॉन्ग इन डेट्स। नंबर 2 उसके बाद आपने बोलना है कि हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ द सोशल रीजंस एंड रेशियल रीजंस, तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबीज आर वेरी कॉमन। और तीसरा आपने बोलना है कि ओलिगोहाइड्रेमियोस की अपनी कॉजेज। चौथा फिर आते हैं फिर स्मॉल फॉर जेस्टेशन, जो कि जिसकी मेन वजह पॉसिबली जो आपने बोला है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है। आपने राइट फ्रॉम द ऊपर से ही दाग दिया है डायग्नोसिस कि
she has got oligohydramnios and small for gestation because of placental insufficiency. बाबा placental insufficiency का तो डायग्नोसिस अहमियत तो नहीं ना बना लेते हम, ये सारी बातें रूल आउट करके फिर बनाएंगे। ये सर बात अल्ट्रासाउंड पे एक मुझे कोई इंटरप्ट करके कुछ कहना चाहता था, वो पहले वो बोले जी क्या कहना चाहते हैं। सर प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी इसलिए कहा क्योंकि इसके अल्ट्रासाउंड पे आ गया था ना। ना ना वो जो भी है आपने पहले क्लिनिकल करना है, फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ जरिए कहना है कि जी ये है, समझे। आपने बोला डॉपलर उसका बड़ा वो है, आपने ये सारी बातों की एप्लीकेशन आपने अपनी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद बोलनी है कि ये पॉसिबिलिटीज है। अब मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी, इसका डॉपलर करूंगी, अब मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी, इसका अल्ट्रासाउंड स्कैन करूंगी या ये करूंगी वो, और उसमें फिर बोलिए वो एग्जामिनर आपको बोले कि ये फाइंडिंग्स हैं इसकी। जब वो फाइंडिंग्स आ जाएंगी आपको तो फिर आप कह देंगे कि जी इसका डॉपलर नॉर्मल है, इसका ये है, इसलिए इसका ये वजह हो सकती है। तो आप थोड़ी सी इसमें अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वहाँ इम्तिहान में डिस्कशन के लिए आपको थोड़ा सा इस तरह से चलना चाहिए। जी कोई और बीच में बोलना चाहता? सर समझ ही नहीं आया कि ये तो वाइवा दे रही है ना, तो इनको फर्स्ट जुमला जो इन्होंने बोला सर वो तो कहना पड़ेगा ना। हाँ वो कहना पड़ेगा, लेकिन उसमें ना इनके पास डॉपलर की फाइंडिंग्स आई हैं, ना अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स आई हैं, जो एग्जामिनर के पास होती है एग्जामिनर देगा। तो इसलिए हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस उन फाइंडिंग्स के बगैर होगा। मैनेजमेंट का स्टार्टिंग वर्ड क्या होंगे जी? स्टार्टिंग में क्या, पेशेंट ने आपको तो नहीं बताया मेरा डॉपलर हुआ है, पेशेंट ने तो नहीं बताया मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, ये फाइंडिंग उसके पास है नहीं है। ये तो आपने लेनी है एग्जामिनर से कि जी मैं इसका डॉपलर करवाऊंगी, वो कहती हो गया है कि जी मैडम फिर उसकी फाइंडिंग बताइए मुझे, तो अब मैं इसका अल्ट्रासाउंड कराऊंगी स्कैन है, तो उसमें बोलिए कि जी मैं उसकी स्ट्रक्चरल एनॉमलीज देखूंगी, और चूँकि ये एनॉमलस बेबी भी हो सकता है, तो फिर वो एग्जामिनर आपको बताएगी, तो फिर उसकी एप्लीकेशन आप करेंगे। पेशेंट नहीं बताता अपनी इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट आपको, अगर बताता है डॉक्टर है, पेशेंट डॉक्टर है या कोई उसके पास डेफिनेट है इंफॉर्मेशन है, फिर कहिए पेशेंट ने मुझे ये बताया है, उसके डॉपलर में ये था, ऐसी रेशो फर्क थी, ये था वो था, तो इस वजह से फिर, लेकिन पहले आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलना है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली मांगनी है, फिर वो जो बताएगी उसकी अप्लाई करनी है। सर हिस्ट्री पे भी कमेंट कर दें प्लीज। हिस्ट्री, इस तरह के मरीज की हिस्ट्री बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं आई ग्रांट के इन्होंने अच्छी हिस्ट्री ली है, क्योंकि इस तरह का मरीज पता नहीं अनशंट बोलता रहता है, अनश्योर ऑफ डेट्स है, कुछ उसको पता नहीं है कब प्रेगनेंसी हुई क्या हुआ, तो उनकी इंफॉर्मेशन वाकई लेके एक्सट्रैक्ट करके एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन इन्होंने जनरली एक अच्छी हिस्ट्री बोली। तो ये फिर अगर ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज का, मुझे अरूबा ने, डॉक्टर अरूबा ने कहा था कि इसकी 2-3 दफ़ा क्लास हो चुकी है, स्टिल यू पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड कि करेक्ट गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए इन एग्जामिनेशन। तो मैंने थोड़ी सी वो आपकी तसल्ली के लिए वो गाइडलाइन बनाई है रात बैठ के, मेरे ख्याल में मैं वो 15-20 मिनट में आपको बता दूँ। हालांकि दूसरी तीसरी दफा मैं स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज की बात कर रहा हूँ आपसे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर हमें एग्जामिनेशन पे हाइट ऑफ फंडस वीक से मतलब कम लग रही है, हाँ। तो उसके तो और पेशेंट श्योर ऑफ डेट से ना तो हम पहला फिर भी कहेंगे कि वो कहती है मुझे पक्का याद है, लेकिन शी कुड स्टिल बी रॉन्ग। अच्छा सर, फिर भी हम सारे कॉजेज रूल आउट करेंगे। यही ऑर्डर रखिए आप, यू विल बी क्वाइट सेफ। फिर आपको कोई ऐसे रिसीट के उस तरफ नहीं ले जाएगा। तो अच्छा जी, स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज मैंने दूसरी तीसरी दफ़ा ये बनाया, लेकिन
जब रूबा ने मुझे कहा कि स्टूडेंट्स आर नॉट क्वाइट हैप्पी और सेटिस्फाइड, तो मैंने आपके तसल्ली के लिए RCOG की गाइडलाइंस को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं उनको अप्लाई करके बनाया ताकि इम्तिहान में आपको आसानी हो जाए। पहली बात तो स्मॉल फर्स्ट जैसे हैं के बाद कई दफ़ा हो चुकी है। इसकी अदर टर्मिनोलॉजीज आर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये 2-3 टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबल है, आप इनको देख लीजिए। फिर स्मॉल फर्स्ट जेस्टेशन एज की पहली जो हमें बात शक पड़ता है वो है कि आप एग्जामिन करते हैं हाइट ऑफ फंडस छोटी होती है। हाइट ऑफ फंडस जितनी होनी चाहिए 30 वीक्स की होनी चाहिए, उसके बजाय 24 वीक्स है, 28 वीक्स है, 36 होनी चाहिए। इम्तिहान में थर्ड ट्राइमेस्टर ये पेशेंट होता है, तो 36 की बजाय 30 वीक्स है। हाइट ऑफ फंडस छोटी होती है। जब ये हो, जैसे मैंने अभी बोला, आपने इसी ऑर्डर में उसको रूल आउट करना है। पहला रॉन्ग इन डेट्स, अनश्योर ऑफ डेट्स। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल बेबी। तीसरा के ओलिगोहाइड्रेमियास। फिर अनोमलीज। 20% केसेस जो होते हैं इस तरह से स्मॉल डेट्स में 20% में अनोमली है। वेरी हाई रेट। आपने आज की प्रेजेंटेशन में अनोमली का नहीं सोचा था, वो बड़ा हाई रेट है। इवन और स्ट्रक्चरल अनोमली बाहर से बेबी अल्ट्रासाउंड पे बिल्कुल ठीक नजर आए, फिर भी देयर कुड बी सम इंटरनल अनोमलीज, क्रोमोसोमल अनोमलीज, कोई सिंड्रोम वाला बच्चा। तो इसलिए ये अनोमली को ज़रूर आपने रखना है लिस्ट में। और आखिर में फिर आना है कि इट कुड बी स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज और IUGR। अब मैं बारी बारी इन चारों पांचों की बात करता हूँ। तो जब ये सोचें तो आपने इम्तिहान में बताना है कि पहला रॉन्ग इन डेट्स को कैसे एक्सक्लूड करना है या कंफर्म करना है। आपने LMP का बोलना है कि उसको याद है, पक्का याद है, नहीं याद। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी को जरूर बोलना है। LMP याद भी होगा, अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही 6 to 8 वीक्स और ज़्यादा है लंबा, तो फिर हम निकलीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी को जरूर बोलना। फिर आपने कहना है तो शो टू द एग्जामिनर कि यू आर कॉन्शियस कि इनको कैसे पक्का किया जा सकता है कि जी इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेटिंग स्कैन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बोलिए शी डिड नॉट हैव ए डेटिंग स्कैन। और फिर उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर उसको याद हो डेट ऑफ क्विकनिंग, और अगर इस इतना लेट आपके पास आया है, क्या उसका सीरियल अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ है फॉर ग्रोथ ऑफ द बेबी? नहीं हुआ तो कहिए शी डिड नॉट हैव serial ultrasound scan to assess the growth of the baby. मैंने 4 बातें बोली हैं to confirm the dates. नंबर 1 LMP, नंबर 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी, नंबर 3 डेटिंग स्कैन हुआ नहीं हुआ, डेट ऑफ क्विकनिंग उसको याद है नहीं याद है, और अल्ट्रासाउंड स्कैन सीरियल उसका हुआ कि नहीं। Then we come to constitutionally small baby. वो मैंने बोला अभी पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है। वो इन बातों को, ये 5-6 बातें मैंने लिखी हैं, अगर उस पे पेशेंट पे अप्लाई होते हैं तो इट कुड वेल बी कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी। नंबर वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों के एवरेज वेट अगर इंग्लैंड में 7 है, पाकिस्तानियों का 6-6.5 है एवरेज वेट एट बर्थ। फिर विजिबली वो पुअर सोशल बैकग्राउंड से, तो उसकी डाइटरी डेफिशिएंसी दैट आल्सो लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल बेबी। पेशेंट की अपनी हाइट 5 फुट से कम है। फिर उसका BMI जो है वो 20 से कम है, बहुत थिन टाइप है, और 30 से ज़्यादा है। जो मोटी औरतें होती हैं उनके भी जरूरी नहीं कि बच्चे बड़े हों, बल्कि छोटे होते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसका पुअर वेट गेन, पाकिस्तान में अनकॉमन है लेकिन
किताब में लिखा हुआ वो स्मोकर है, अल्कोहल का जिक्र पाकिस्तान में कम करते हैं, ये स्मोकर है, ये अल्कोहल लेती है। फिर उसको कोई मेडिकल डिजीजेस लाइक साइनोटिक हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑक्सीजन सप्लाई ही कम है, उनमें भी बच्चे छोटे होते हैं। लास्ट ऑफ ऑल शी इज ऑन ड्रग्स लाइक वारफरिन, एपिलेप्सी की ड्रग्स। अपने मुल्क में अब तो एडिक्शन बड़ी कॉमन है, तो एडिक्टिव ड्रग्स लाइक हेरोइन। अब मैं दोहरा देता हूँ, कॉमन कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल बेबी इन पाकिस्तान आर अवर रेस, पाकिस्तानीज, डाइटरी डेफिशिएंसी, लड़कियों का कद 5 फुट से भी छोटा, BMI या 20 से कम, बहुत थिनी स्किनी, और या बहुत मोटी 30 से ज़्यादा। वो स्मोकर है, उसको साइनोटिक हार्ट डिजीज है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या शी इज टेकिंग सम ड्रग्स। फिर नेक्स्ट, अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि अनॉमली, आजकल अवेलेबल है NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसमें वो पेशेंट हिस्ट्री दे कि मेरे पहले भी एबनॉर्मल बच्चे पैदा हुए हैं, आप कहिए इसका NIPT नहीं हुआ, और अगर 12 वीक्स पे आई है तो उसका नॉर्मली स्कैन 12 और 20 वीक्स वाला। अगर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो एनॉमलीज की तो हम एमनियोसेंटेसिस करके कैरियोटाइपिंग भी कर सकते हैं, कहिए कि इसकी कैरियोटाइपिंग नहीं हुई। ओलिगोहाइड्रामिस में मोस्ट ऑफ द टाइम अनॉमली बेबी की होती है, बट देयर कुड बी अदर कॉजेस। अब ये सारी बैकग्राउंड के बाद अब हम पहुंचे हैं स्मॉल फर्स्ट जेस्टेशन एज। अगर ये पहली 2-3 आपने रूल आउट कर दी तो उस प्रेगनेंसी में बेबी इज स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज, या आप सस्पेक्ट करते IUGR, पहली बात हम सोचेंगे कि ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल। क्योंकि सिमेट्रिकल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल भी होता है, लेकिन अनोमलीज में भी होता है। एसिमेट्रिकल प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की जो भी कॉज है, आप बारी बारी इन पे आ जाते। Causes could be divided into fetal causes, placental causes, or maternal causes. तीन। fetal में नॉट सो कॉमन, लेकिन अगर है तो बड़ा हेल्पफुल है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में बच्चे छोटे होते हैं, फिर अनोमलीज फीटस में हो तो वो छोटे होते हैं, या डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो रहा है उसमें भी। प्लेसेंटल कॉजेस, प्लेसेंटा के बनने में, मसलन प्लेसेंटा प्रीविया, रिपीटेड APH, और प्लेसेंटल एब्रप्शन। एंड मोस्ट कॉमन जो हम तीसरे नंबर पे मैंने लिखा वो maternal disease like diabetes, renal diseases, blood pressure, PIH, preeclampsia, autoimmune diseases, वो जितनी लंबी आपके पास लिस्ट है वो सारी इसमें अब आती है। maternal diseases, thrombophilia और infections like torch, medication। ये तो आपने जब भी वो स्मॉल फल इन 3 ग्रुप्स में सोचना है, द कॉज फीटल इज प्लेसेंटल और मैटरनल। देन अगर ये है तो उसको मॉनिटर कैसे करना, मॉनिटरिंग।
मॉनिटरिंग के 3 तरीके हैं: क्लिनिकल मेथड्स, बायोकेमिकल मेथड्स एंड बायोफिजिकल मेथड्स। पहला क्लिनिकल, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, वो सारी बातें हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। उससे सजेस्ट हो जाता है कि बच्चा जो है छोटा है, वो सारी बातें देख के पेशेंट की हाइट, वेट, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, हाइट ऑफ फंडस वगैरह वगैरह। बायोकेमिकल स्पेशली एप्लीकेबल है जब न्यूक्लियर ट्रांसलोसेंसी ज़्यादा हो, तो उसमें ट्रिपल या क्वाड्रुपल टेस्ट किया जा सकता है। ट्रिपल टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन और एसीओ लेवल्स लो हो जाते हैं, फ्री एचसीजी और गोनाडोट्रोपिन लेवल हाई हो जाता है। क्वाड्रुपल में इनहिबिन का टेस्ट ऐड कर लेते हैं, वो हाई हो जाता है। Then we come to biophysical. Biophysical में most important अल्ट्रासाउंड स्कैन। अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला, फिर 12 वीक्स वाला, फिर 20 वीक्स वाला, एंड ऑफ कोर्स थर्ड ट्राइमेस्टर में सीरियल ग्रोथ चार्ट। एंड फिर अल्ट्रासाउंड की यही एप्लीकेशन है बायोफिजिकल प्रोफाइल, बीपीपी। उसकी वैल्यू नॉर्मल है 8 से 10, अगर 6 से कम हो तो हम उसको सिग्निफिकेंट समझते हैं। ये रिपीट कर दीजिएगा लास्ट वाला। क्या जी? अल्ट्रासाउंड सर आपने 8 से 10 जो बताया है। तो मैं फिर कहता हूँ, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अर्ली अल्ट्रासाउंड टू कंफर्म द डायग्नोसिस, 12 वीक्स पे न्यूक्लियर ट्रांसलोसेंसी और ग्रॉस एनॉमलीज, 20 वीक्स पे फिर स्ट्रक्चरल एनॉमलीज, और फिर सीरियल थर्ड ट्राइमेस्टर में खास तौर पर स्कैन टू फाइंड आउट ग्रोथ ऑफ द बेबी, एंड लास्ट बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल की डिटेल नहीं मैंने बताई, चूंकि पिछली दफा बता रहा। ओके सर। तो इसके बाद नेक्स्ट इज डॉपलर। शुरू में 20 वीक्स तक यूट्राइन आर्टरी का, उसके बाद अम्बलाइकल आर्टरी का। पीक सिस्टोलिक वैल्यू, पीक डायस्टोलिक वैल्यू और पीआई पल्सटिलिटी इंडेक्स, पीआई, ये 3 चीजें देखते हैं हम। फिर डॉपलर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का, ये अम्बलाइकल आर्टरी का सारा जो मैंने पहले बोला। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का अनीमिया, जहाँ सीवियर RH इनकम्पैटिबिलिटी या सीवियर अनीमिया, वहाँ पे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की पीक देखते हैं। Then next test is non-stress test, that is CTG. वो बहुत आप करते हैं, देखते हैं। नॉर्मल रिएक्ट हो तो वो रिएक्टिव होता है, अगर नॉन रिएक्टिव हो तो वो नॉर्मल है, और उसकी वैल्यू जो है 100% है। हमारे मुल्क में बहुत कम करते हैं, लेकिन थ्योरी के हिसाब से आपको आना चाहिए। कुछ इन्वेजिव टेस्ट हैं जो अनोमलीज के लिए किए जा सकते हैं, CVS, कोरियन विलिस सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस करके, कैरियोटाइपिंग और कॉर्डोसेंटेसिस करके। ये इन्वेजिव टेस्ट हैं जो हम अक्सर नहीं करते।
बेस्ट टाइम ये टेस्ट की एप्लीकेशन, अल्ट्रासाउंड स्कैन 12 वीक्स पे, 20 वीक्स पे मैंने बोल दिया। मैंने कहा हम CVS एमनियोसेंटेसिस नहीं करते, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए CVS तो वो 10 to 12 वीक्स पे होता है। एमनियोसेंटेसिस 15 हफ्ते से ऊपर हो तब होता है। कॉर्डोसेंटेसिस 20 वीक्स से ऊपर होता है। अब आप लोग की तसल्ली के लिए आई थॉट मे बी इट विल सेटिस्फाई यू दैट वे। RCOG की गाइडलाइंस नंबर 31 जो है वो है स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज के लिए। उसकी मैंने समरी बनाई है, आप उसको पढ़ लीजिए, लेकिन मेरी समरी उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी से आसानी से उसको अप्लाई कर सकेंगे। पहले तो RCOG की गाइडलाइन ने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं फॉर स्मॉल जेस्टेशन एज के लिए। कुछ रिस्क फैक्टर्स मेजर हैं, कुछ माइनर। जो रिस्क फैक्टर्स मेजर उसने बोले हैं, मेजर एज 40 से ज्यादा हो, मैंने अभी बोला BMI 20 से थोड़ा हो, स्मोकर हो, 11 सिगरेट से ज्यादा पीती हो पर डे, या ड्रग्स किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे हो, विगोरस एक्सरसाइज करती हो, पास हिस्ट्री स्टिल बर्थ की हो। ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं कि जब आप बुकिंग करें, अगर इनके साथ पेशेंट की हिस्ट्री है तो आप फौरन कह देंगे इसका SGA होगा। मैं दोहराता हूँ, मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर SGA आर एज मोर देन 40, BMI less than 20, smoker, drugs addiction, vigorous exercise, past history of stillbirth. माइनर भी हैं, बहुत सारे लिखे हैं, उनको मैं अभी आज इग्नोर कर देता हूँ। आप मेजर ही याद रखिए इम्तिहान में कि मैडम इसकी एज 40 से ऊपर है, इसका BMI लेस देन 20 है, या एक्सरसाइज वगैरह, ये इसकी पास्ट हिस्ट्री, ये 3-4 बातें बोली। ये पढ़ लीजिए, मैंने इसको बड़ा ब्रीफ किया है। अब अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स की वजह से कि पेशेंट को SGA होगा, पहला तो हमारे मुल्क में जो आपको इम्तिहान में मिलेगा वो पेशेंट ही 20 वीक्स से ऊपर होगा। आपसे पूछा जाए 20 वीक से ऊपर तो इसका क्या करोगे, आप बोलिए बिकॉज ऑफ हिस्ट्री या फिजिकल फाइंडिंग्स आई सस्पेक्ट इसको SGA होगा, तो इसका मैं डॉपलर करवाऊंगी यूट्राइन आर्टरी का 20 वीक्स पे। अगर वो 20 वीक्स के बाद आती है फिर डॉपलर होगा अम्बिलिकल आर्टरी का। और साथ ये कहिए कि इसके मैं सीरियल डॉपलर करवाऊंगी, बार बार करवाऊंगी, especially between 26 and 28 weeks. फिर उसका जैसे ये पेशेंट आ गई, इसका कहेंगे जी हम सीरियल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इसका करवाएंगे।
और इसकी ग्रोथ का चार्ट बनाएंगे सीरियल असेसमेंट के साथ। ये हर उस पेशेंट के लिए कहेंगे, चाहे एसजी है या नहीं है, जिसको पीआईएच है या डायबिटिक है, वो मेजर रिस्क फैक्टर वाला। ये मैंने आपके आसानी के लिए उसी आरसीओजी गाइडलाइन से मैंने निकाला है। इसको मैंने 3 में तकसीम कर दिया कि कब कब क्या क्या करना है। अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नॉर्मल है फिर तो उसको हर 2 हफ्ते बाद रिपीट करें। अगर उसका पीआई नॉर्मल आ गया, 2 से ज्यादा आ गया, फिर हम उसका डॉपलर वीकली करेंगे, समटाइम्स मे बी ट्वाइस ए वीक। तीसरी कैटेगरी सीवियर है, जिसके लिए उन्होंने चार्ट में लिखा हुआ है AREDV। वो AREDV बनता है एबनॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो with absent or reduced end diastolic velocity। मैं फिर बोलता हूँ, AREDV वो गाइडलाइन में लिखा हुआ है सीवियर टाइप। वो AREDV बनता है एबनॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो with absent or reduced एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी। अगर ये है उसका डॉपलर हम डेली करवाएं। फिर आ गया डिलीवरी किस वक्त करेंगे इस एसजीए में। अगर सारा कुछ डॉपलर नॉर्मल चल रहा है, ग्रोथ स्कैन नॉर्मल चल रहा है, आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब इतना वो नहीं है, सिवियरली इफेक्ट नहीं कर रहा, उसको 37 वीक्स पे करेंगे। लेकिन अगर 37 वीक्स तक इंतजार करना है, उसका ग्रोथ स्कैन और डॉपलर जैसे मैंने अभी बताया करते जाएंगे, और इफ नीड भी उससे 3 या 4 हफ्ते पहले भी डिलीवर हो सकता है। जो नंबर 2 था, पीआई इंडेक्स जो है उसको तो 33 वीक्स पे डिलीवर कर लें, और जो सीवियर टाइप है AREDV उसको बाय 32 वीक्स डिलीवर कर लें। ये तो वो चार्ट आरसीओजी वाला खत्म हो गया, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने ये समरी ऑफ मैनेजमेंट बनाया है 3rd ट्राइमेस्टर में, क्योंकि आपको मरीज 3rd ट्राइमेस्टर में यही मिलेगा। समरी है, पहले तो क्लिनिकल कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एनी अदर पॉजिटिव इफेक्ट। और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ IUGR देखिए, लुक फॉर। वो कैसे पता चलेंगे? वो पेशेंट के हाइट ऑफ फंडस, अमाउंट ऑफ लाइकर, फिजिकल या किक चार्ट,
उसका हम अल्ट्रासाउंड स्कैन, सीरियल ग्रोथ चार्ट बनवाएंगे और BPP करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल। और उस पे फिर डॉपलर की एप्लीकेशन जो मैंने अभी भी बोली है, नॉर्मल है तो डॉपलर यूटर्न अम्बिलिकल आर्टरी का हर 2 हफ्ते करेंगे। अगर PI अब नॉर्मल है तो हर हफ्ते करेंगे। पहला हर फोर्टनाइटली, दूसरे कैटेगरी में वीकली, तीसरा AREDW उसका डेली, एंड ऑफ कोर्स CTG रिएक्टिव होगी तो और बात है, नॉन रिएक्टिव है अर्जेंट एक्शन लेंगे। इन सब केसेस में डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन होगी और सिजेरियन सेक्शन की टीम आपने बतानी है। उसमें सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। ये जो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए RCOG की एप्लीकेशन कैसे आपने इम्तिहान में बताना है ये बना दी। अब इसको आप रिव्यू कीजिए, फिर अगली दफ़ा हम मिले तो मुझे बताइए कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। सर मुझे क्वेश्चन, मैं एक बात कर, अगले संडे मैं क्लास नहीं लूँगा क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर। उससे अगले संडे होगी मेरी क्लास। जी बोलिए। सर मुझे पूछना था कि अगर ये बायोफिजिकल प्रोफाइल अगर हमारा लेसन 6 आ रहा है तो विद इन हाउ मच टाइम हमें पेशेंट को डिलीवर कराना है? सिर्फ उस पर फैसला नहीं करना, तो वो एक कॉज फॉर अर्जेंट एक्शन, लेकिन उसको आप रिपीट कर सकते हैं उसको एवरी डे। और उसके साथ जो बायोफिजिकल प्रोफाइल के साथ CTG और डॉपलर, ये तीनों चीज़ों को जमा करके आपने फैसला करना है। और अगर तीनों एबनॉर्मल आ रही हैं तो फिर स्टीरॉयड दे के लंग मैच्योरिटी के लिए उसको फौरन डिलीवर कर लेना, फौरन का यानी 24 घंटे। सर वो पूछना था कि अगर पेशेंट बिफोर 32 वीक्स आ रही है तो फिर हम लोग उसको कब डिलीवर कराएंगे? उसको डॉक्टर के बेसिस पे डिसाइड करना है। फिर दोहराइए, क्या कहा आपने? मैं बोल रही हूँ कि अगर पेशेंट 32 वीक से पहले आ रही है हाँ, और तो फिर हम क्या डक्टस वीनस डॉप्लर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे? वही अगर पहले आई है, मैंने कहा ना क्लिनिकल उसकी असेसमेंट करेंगे, वो सारा जो भी होता है वो उसका। और फिर क्लिनिकल की एप्लीकेशन नेक्स्ट इज के बायो फिजिकल जो भी इन्वेस्टिगेशन है, दैट वो जो लिस्ट हमने बनाई है डॉपलर की, अल्ट्रासाउंड स्कैन की, CTG, ये 3 की, इन तीनों को अप्लाई करके फिर जैसा मैंने अभी कहा कि अगर तीनों अब नॉर्मल हैं तो अर्जेंट एक्शन आफ्टर गिविंग स्टीरॉइड्स 32 वीक्स। चार्ट का आपने बोला है, सीरियल ग्रोथ चार्ट किस तरह से बनाएंगे? ये अल्ट्रासाउंड वालों के पास होता है सीरियल चार्ट, लेकिन उनके पास वही है मशीन के साथ आता, लेकिन प्रेफरेबली लोकल होना चाहिए क्योंकि 10% अक्सर हमारा ग्रोथ चार्ट फिट होता है। सर डिलीवरी के बाद कैरियोटाइपिंग करवानी है बेबी की? अगर आपको अबनॉर्मलिटी सस्पेक्ट करते हैं तो करवाइए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर सस्पेक्ट करते हैं तो उसका कॉर्ड ब्लड लेके उसी को भिजवा दीजिए। और सर हम RH इनकम्पैटिबिलिटी में करते हैं ना, तो आप वो कर लीजिए, उसे कर लीजिए कैरियोटाइपिंग। ये कैरियोटाइपिंग पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना रिलायबल टेस्ट नहीं है, और
वो रिपोर्ट भी काफ़ी डिलेड होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। फाइनली मैं उसके मतलब इतना ज़्यादा कीन तब नहीं कि पेशेंट का आप हज़ारों रुपए लगवा देते हो। इट इज़ ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट फॉर यू, पेशेंट बेबी तो बेहतर नहीं हो रहा उससे। तो मेरे व्यू में कैरियोटाइपिंग इतना हाई अप ऑन द लिस्ट नहीं है। सर और हम बायोफिजिकल प्रोफाइल बोलेंगे या मॉडिफाइड बोलेंगे? ये आजकल तो बोल रहे हैं ना मॉडिफाइड बोलना चाहिए फॉर द अमाउंट ऑफ लाइकर और सीटीजी होती है इसके अंदर। अल्ट्रासाउंड के स्कैन क्या मॉडिफाइड क्या? नहीं, हम लोग एग्जामिनर के सामने मॉडिफाइड बेसिक बायो प्रोफाइल का जिक्र करेंगे या सिर्फ जो बायो प्रोफाइल है उसी को बोलेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल? नाम जो क्या लेना है? आई डोंट नो, मॉडिफाइड? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं। मेरे पास तो वही है जो किताब में लिखा हुआ है, बायोफिजिकल प्रोफाइल जो लिखा हुआ है, गाइडेड लाइंस हैं आपको, मैं तो उस पर स्टिक करूंगा। मॉडिफाइड किस किया है, कब किया है, कैसे किया है और वो सर और एक सेंटाइल चार्ट्स जो होते हैं, हम लोग सेंटाइल पे हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अगर आईयूजीआर है तो इससे बोलते हैं ना कि लेस देन 10 सेंटाइल है तो वो और तो आईयूजीआर है। ग्राफ में जो है वो बड़ा क्लियर क्लैरिटी के साथ होता है। परसेंटाइल उसमें से निकालना बड़ा आसान है कि ऑन द लोअर साइड आ रहा है तो वो पता चल जाएगा आपको 10 परसेंटाइल से नीचे है ये, उसके बाद वो डिफिकल्ट नहीं है। सर हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड में वैल्यूज आती हैं वो एसडी रेशियो और पीआई वगैरह आता है, हाँ, लेकिन जो हम लोग जो चार्ट में बना हुआ है एसडीए के उसमें तो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो फिर इन दोनों को कोइंसाइड कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो जो डॉक्टर करने वाला रिपोर्ट कबूल करूंगा उसी पे इम्तिहान में भी आप ऐसे सर सर रिपीट कर मुझे ये दीजिए, पूछा था, आपकी अगर आवाज़ नहीं आई। पेशेंट की साइकिल भी रेगुलर हो और जो है पेशेंट एआरटी पे अब वो कंसीव करे, तो उसकी हम लोग डेट्स कैसे निकालेंगे? वो एआरटी वाला एग्जैक्टली इम्तिहान में आप ये कहिए, यू विल नॉट बी रॉन्ग, कि उसको ऐसे ही करना चाहिए जैसे स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी, अनलेस एआरटी वालों ने पीजीटी किया है। पीजीटी टेस्टिंग, टी फॉर टेस्टिंग, पहले डी होती थी अब टी होगी, पीजीटी। तो उसका मतलब उन्होंने क्रोमोसोम एनॉमली रूल आउट कर दी है ऑलरेडी। सो वो एनॉमलीज रूल आउट करने के बाद होगा, इसलिए एनॉमलस बेबी की वो जो ग्रुप है हमने वो उसमें से निकालना। यस सर सर, मुझे सर आवाज़ मैं नहीं ये आई पूछ थी। रही थी कि इरेगुलर साइकिल जिसकी हो, जो ओव्यूलेशन इंडक्शन पे कंसीव करे, तो उसकी डेट्स कैसे निकालेंगे, जेस्टेशनल एज कैसे निकालेंगे सर? उस पे पूछना था। और ईडीडी उसकी कैसे करेंगे? नहीं, वो तो सिंपल है। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जिस डेट को, वो आप समझे वो 10 दिन पीछे चले जाए, वो एलएमपी होगा उसका। जैसे आज क्या तारीख है, आज 12/13 है, आज एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, हम उसकी एक्सपेक्टेड डेट निगलीज लॉ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि 1 या 2 जून से, निगलीज लॉ के हिसाब से वो होगी। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की तारीख आपको पता होनी। फर्टिलाइजेशन की नहीं होनी चाहिए। क्रायो प्रिजर्व जो है वो सालों पड़े रहते हैं। तो लेकिन जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ उससे 10 दिन पीछे चले जाइए, वो एलएमपी करके फिर आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल लीजिए। सर सॉरी, मुझे थैंक यू आवाज़ सर। नहीं आई थी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था अभी कि क्या? एसडी सर एसडी रेशियो की जो मैंने बात की थी कि स्कैन में एसडी रेशियो और पीआई देते हैं ना, तो हाँ, एग्जाम में अगर हमसे कहें कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो इसको हम दोनों को कैसे कोरिलेट करेंगे? स्कैन में जो अगर वो नॉर्मल 2 से ज्यादा है तो आप कहेंगे कि नॉर्मल है। जैसे मैं तभी बोला, अगर नॉर्मल डॉप्लर आ रहा है तो उसका या डेली आप डॉप्लर करेंगे, डेली करेंगे कि या फिर उस पर एक्शन ले लेंगे। सर रिड्यूस लैकर में कैसे करना है अगर किसी का रिड्यूस लैकर आ रहा है, ये एब्सेंट या रिवर्स नहीं आ रहा है? सर रिड्यूस लैकर का पूछ रही हूँ, अगर किसी का रिड्यूस लैकर आ रहा है, एब्सेंट या रिवर्स नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें हमें कैसे बेबी की मॉनिटरिंग करनी है और कब डिलीवर कराना है? तो ये वो मैं तो आपको बड़ी आसान कर दिया सारी बात कि आपने कहना है कि इसका मैं
डॉपलर कराऊंगी। अगर डॉपलर नॉर्मल है तो फिर 2 हफ्ते बाद रिपीट करूंगी। अगर डॉपलर में कोई डिफिकल्टी है तो वीकली करूंगी। अगर डॉपलर में वो तो बिल्कुल ही रिवर्स हो गया है तो फिर डेली करूंगी। बस उसके बेसिस पे मैं डिसीजन करूंगी कि कब उसको डिलीवर करना। चलें 9:10:05 हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आई हैव एंजॉयड टॉकिंग टू यू। आई होप यू थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। लेकिन मैं रूबा के कहने पे ये सारा कुछ मैंने उस RCOG की गाइडलाइंस को अप्लाई किया है इम्तिहान की मैनेजमेंट में, इम्तिहान कैसे बोलना है। तो आई होप इट हेल्प्स यू। तो फिर अगले संडे को नहीं, उससे अगले संडे को मुलाकात हुई। लेकिन आज टोटल अटेंडेंस थी 80। इसका मतलब आप लोग अपने दोस्तों को नहीं कहते कि अटेंड करो। मेरा टारगेट है 100 होने चाहिए हमारी सर क्लास। ग्रुप फुल हो गया है शायद सर। जी ग्रुप शायद फुल हो गया, दूसरे मेंबर्स को ऐड नहीं कर रहे। वो अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि उसको स्पेस क्रिएट करें। जी सर, काफी फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन करना चाहती हैं मगर ग्रुप फुल है। अच्छा चलो मैं फिर कहता हूँ, अभी कहता सर उन्होंने नया ग्रुप का लिंक भेजा है, आप उनको बोलें कि अपनी फ्रेंड्स को वो लिंक भेजें, उस पर जो है ज्वाइन हो जाएगा। चलो जी मैं कहता हूँ। ये बहुत सारा है कि हम तो लिंक में है ही नहीं, फिर कैसे पहुंच गए। देखिए इनका कीन इंटरेस्ट है। चलो ऑल द बेस्ट। ओके खुदा हाफिज।